नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 71, बम को निष्क्रिय करना। तुम्हारी वजह से बॉस ने मुझे इस खतरनाक मिशन पर भेजा है। हमलावर ने अपनी बंदूक निकाली और आदित्य के सिर की ओर निशाना साधा, लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाने वाला था, दो गोलियां अचानक हमलावर को लगीं। एक गोली सीधे उसके सिर में लगी, जबकि दूसरी गोली उसकी गर्दन पर लगी। बमवर्षक की शक्ति खत्म हो गई और उसे लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है। क्या हो रहा है? मुझे ठंड लग रही है। क्या किसी ने अभी? हमलावर कुछ कदम पीछे हटा और उसके हाथ में पकड़ा हुआ डेटोनेटर उसके हाथ से फिसल गया। ये देखकर आदित्य तेजी से गिरते हुए डेटोनेटर की ओर कूद पड़ा। सभी लोग डर के मारे ये दृश्य देख रहे थे। अगर वह डेटोनेटर को पकड़ने में विफल रहा तो हो सकता है कि बटन गलती से दब जाए जब वह फर्श पर गिरेगा। ऐसा होने पर वे सभी मर जाएंगे। इससे पहले कि डेटोनेटर जमीन पर गिरता, आदित्य ने उसे अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने बम बनाने वाले को भी गिरने से बचाया। बम इस लड़के के शरीर से बंधा हुआ था और उसे डर था कि अगर यह जमीन पर जोर से गिरा तो यह फट सकता है। जल्दी करो, मेरी मदद करो, आदित्य ने काल और करण को चिल्लाकर कहा। करण और काल ने मृत हमलावर को पकड़ लिया और उसे धीरे से फर्श पर लिटा दिया। मैं बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करूंगा, करण ने उस आदमी के शरीर से बंधे बम का निरीक्षण करते हुए कहा। इससे सावधान रहना दोस्त, काल ने उसे याद दिलाया। आदित्य ने विमान परिचारिकाओं को घूरते हुए कहा, सभी को प्रथम श्रेणी क्षेत्र में ले जाओ, हम बम को निष्क्रिय कर देंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? बम को यूं ही मत छुओ, अगर वह चीज फट गई तो क्या होगा? एक उत्तेजित यात्री डर के मारे चिल्लाया। ये सही है, क्या आप हम सभी को मार डालना चाहते हैं? यात्रियों में दहशत फैल गई और सभी चिल्लाने लगे और आदित्य के समूह पर उंगली उठाते हुए शिकायत करने लगे। यहाँ तक कि फ्लाइट अटेंडेंट भी उन्हें दंगा करने से नहीं रोक पाए। आदित्य की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। तुम बेकार के कमीने, अगर हम न होते तो यह विमान पहले ही फट चुका होता। चूंकि तुम इतना मरना चाहते हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए बम को निष्क्रिय नहीं करेंगे, आदित्य ने गुस्से से चिल्लाया। इन लोगों के कृतघ्न दिलों ने उसके दिल को ठंडा कर दिया। उसने खुद को सबके लिए खतरे में डाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी ठहराया। करण खड़ा हुआ और यात्रियों को घूरने लगा। काल आम लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उसे वे लोग नासमझ भी लगे। उनका भयंकर रूप देखकर यात्री डर गए। तभी उन्हें याद आया कि आदित्य का समूह हथियारों से लैस था। उसके हाथ में डेटोनेटर भी था। गुस्से में आदित्य इकोनॉमी क्लास क्षेत्र छोड़कर प्रथम श्रेणी क्षेत्र में वापस चला गया। विमान परिचारिकाओं और यात्रियों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उन्हें रोक सकें। उन्हें भी खुद पर शर्म आ रही थी। रुको सर, सभी लोग सिर्फ डरे हुए हैं और इसी वजह से वे घबरा गए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो। एक फ्लाइट अटेंडेंट ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। वह आदित्य की ओर दौड़ी और उसकी बांह पकड़ ली और उसे विनती भरी नजरों से देखने लगी। फ्लाइट अटेंडेंट की माफी सुनकर आदित्य की आंखों का गुस्सा कम हो गया। उसने गहरी सांस ली और आंखों से करण को संकेत दिया। करण को पता था कि उसका क्या मतलब है। वह लाश के पास वापस चला गया और चुपचाप बम का अध्ययन किया। मुझे तार काटने के लिए चाकू या कोई नुकीली चीज चाहिए, उसने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। ठीक है सर, मैं आपके लिए एक ले आऊंगा। जल्द ही फ्लाइट अटेंडेंट एक जोड़ी कैंची लेकर वापस आए। आदित्य को करण की कुशलता पर पूरा भरोसा था। उसने करण को सबसे शक्तिशाली योद्धा बनने के लिए प्रोग्राम किया था। उसकी क्षमताएं अस्तित्व में मौजूद सबसे बेहतरीन सुपर सैनिकों से भी बढ़कर थीं। जब करण बम को निष्क्रिय कर रहे थे, तब विमान परिचारिकाओं ने यात्रियों को प्रथम श्रेणी क्षेत्र में पहुंचाया। करण विज्ञान कथा फिल्मों के साइबॉर्ग की तरह नहीं था, जिनके पास उन्नत उपकरणों का भंडार था। उसके अंग हथियारों में तब्दील नहीं हो सकते थे और उसके पास हवा में उड़ने की क्षमता नहीं थी। उसकी हड्डियां उच्च श्रेणी की धातु से बनी थीं और उसकी त्वचा कार्बन फाइबर के साथ मिश्रित सिंथेटिक त्वचा से बनी थी। इससे वह राइफल की गोलियों से भी प्रतिरक्षित हो गया। उसके पास एक बायोनिक हृदय और मस्तिष्क भी था जो उसके पूरे सिस्टम को नियंत्रित करता है। 10 मिनट से अधिक समय के बाद करण ने अंततः बम को निष्क्रिय कर दिया। ये हो गया, बहुत बढ़िया, काल ने राहत की सांस ली। वह पूरे समय घबराया हुआ था और उसका दिल अब भी जोर जोर से कांप रहा था। बम पर नियंत्रण पाने के बाद विमान सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर उतरने में सफल रहा। विमान के उतरते ही बम निरोधक दस्ते और पुलिस के सदस्य स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आ गए। आदित्य के समूह को भी पूछताछ के लिए केतन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। मिस्टर सक्सेना, सर फैजान रिजवी ने हमें आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए भेजा है।
पुलिस अफसरों के नेता ने आदित्य को सलामी देते हुए कहा। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया, मैंने गलत आदमी नहीं चुना। हमें थाने ले चलो, मैं फैजान रिजवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ मिस्टर सक्सेना। आदित्य के समूह को पुलिस अधिकारियों ने कमलापुरा पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। जब वे वहां पहुंचे तो फैजान रिजवी और पुलिस का एक समूह उनका स्वागत करने आया। आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। मैंने सुना था कि आपके विमान में कुछ गड़बड़ थी। सौभाग्य से आप लोग सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब रहे। फैजान रिजवी ने आदित्य से हाथ मिलाया। इस बार आपने हमारी जान बचाई। अगर आपने अपने लड़कों को हमें लाने के लिए नहीं भेजा होता तो हमें हिरासत में ले लिया जाता। आदित्य ने फैजान रिजवी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, इसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे वह सबूत मुहैया कराने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ, फैजान रिजवी ने कहा और उन्हें अपने दफ्तर के अंदर ले आया। ओह, ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है। आदित्य हल्के से हंसा। तुम सही कह रहे हो। सबूतों की मदद से हम सेनेटर रेमन के लिए गिरफ्तारी वारंट हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। वह पहले से ही हमारी हिरासत में है, लेकिन मैंने अभी तक उससे बात नहीं की है क्योंकि चीफ ने सेनेटर की कोठरी के करीब किसी के भी आने पर रोक लगा दी है। फैजान रिजवी ने सिर हिलाते हुए कहा, स्टेशन प्रमुख तुम्हें उससे मिलने से रोक रहे हैं। मुझे तो ये बात संदिग्ध लग रही है। आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अध्याय 72 काल को शरीर को निखारने वाला सीरम देना। क्या आप ये कह रहे हैं कि चीफ का सेनेटर रेमन से संबंध हो सकता है? फैजान रिजवी ने भौहें सिकोड़ी। मुझे भी पक्का पता नहीं है, लेकिन तुम्हें उसके आसपास सावधान रहना होगा। मुझे लगता है कि जल्द ही तुम्हारी पदोन्नति होने वाली है। जब वह समय आएगा तो चीफ तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आदित्य कुर्सी पर झुक गया और अपनी दोनों बाहें क्रॉस करके बैठ गया। तुम सही कह रहे हो। पदोन्नति के बाद मेरी रैंक भी उसके बराबर होगी। देखते हैं कि तब तक वह मुझे रोक पाता है या नहीं। फैजान रिजवी ठंडी हंसी हंसा। दिनेश राणा के बारे में कोई खबर है? आदित्य ने पूछा। फैजान रिजवी ने अपनी अलमारी से एक फोल्डर निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। फिर उसने उसे आदित्य की ओर बढ़ाते हुए कहा, हमें ये जानकारी हाल ही में मिली है। आदित्य ने फोल्डर खोला और उसमें दिनेश राणा की कुछ तस्वीरें देखीं, जिसमें वह एक हवेली के अंदर जा रहा था। वहां दर्जनों हथियारबंद गुंडे सेक्शन बजाते हुए खड़े थे और गेट पर भी 6 हथियारबंद गुंडे तैनात थे। क्या यह उनका नया ठिकाना है? आदित्य ने फोल्डर बंद करते हुए पूछा। ठीक है, कल रात मेरे आदमी उन पर हमला करेंगे, फैजान रिजवी ने ठंडी आवाज में कहा। दिनेश राणा देश के सबसे वांछित अपराधियों में से एक था। अगर वह दिनेश राणा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? मैं करण को गुप्त रूप से तुम लोगों की मदद करने के लिए भेज सकता हूँ, आदित्य ने पीछे खड़े करण की ओर इशारा करते हुए कहा। फैजान रिजवी यह सुनकर हल्के से मुस्कुराया। करण एक ऐसा सैनिक था जो बिना किसी को बताए 20 से ज्यादा लोगों को खत्म करने में सक्षम था। अगर उन्हें उसका समर्थन मिलता तो दिनेश राणा को पकड़ना बहुत आसान होता। मुझे खुशी होगी अगर सर करण छापे में शामिल हो सकें। हा, छापे के बारे में मुझे ब्यौरा दो। सहज रूप में आदित्य और फैजान रिजवी ने छापे के विवरण पर चर्चा की और 20 मिनट से अधिक समय के बाद दोनों अंततः एक समझौते पर पहुंचे। वैसे क्या तुम्हारे पास इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है? आदित्य ने अपना अतिरिक्त फोन निकालते हुए पूछा। फिर उसने फैजान रिजवी को एकलव्य राणा कैसानो की एक तस्वीर दिखाई जिसे करण ने खींचा था। फैजान रिजवी ने तस्वीर को देखते हुए आंखें मूंद लीं। ये व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है कि हमारे डेटाबेस में इसके बारे में कुछ जानकारी है, लेकिन मुझे इसे प्राप्त करने के लिए अभी भी इंटेलिजेंस यूनिट की अनुमति लेनी होगी। क्या होगा? मैं इंटेलिजेंस यूनिट के दफ्तर जाऊंगा और इस व्यक्ति की जानकारी मांगूंगा। मैं 3 घंटे में आपको जानकारी भेज दूंगा। ठीक है, उस स्थिति में हम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। अलविदा अंकल फैजान रिजवी। आदित्य खड़ा हुआ और अपने समूह के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। फिर वे टैक्सी से सीधे लेक व्यू विला की ओर चल पड़े। पेरिस फ्रांस के एक होटल में लक्ष्मण वर्मा को अपने अधीनस्थ का फोन आया। क्या वे बम को निष्क्रिय करने में कामयाब हो गए? क्या आपने नहीं कहा था कि बम इराक के शीर्ष प्रतिभाओं द्वारा बनाया गया था? बेकार। लक्ष्मण वर्मा ने जब सुना कि आदित्य अभी भी जीवित है तो उसने अपना फोन तोड़ दिया। उन्होंने विमान पर बम गिराने के लिए किसी को भेजने के लिए थोड़ा प्रयास किया, लेकिन वे उसे मारने में असफल रहे। अरे कितना भाग्यशाली कमीना। कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन के प्रमुख लेफ्टिनेंट दीपक लूथरा अपने कार्यालय के अंदर उदास चेहरे के साथ बैठे थे। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। उस कमीने फैजान रिजवी को सेनेटर रेमन के ड्रग कार्टेल से जुड़े होने का सबूत कैसे मिला? अगर वे बुरे आदमी से पूछताछ करेंगे तो शायद मैं भी इसमें फंस जाऊं। धिक्कार है। लेफ्टिनेंट डोनिल ने अपनी कनपटी रगड़ी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ।
उसने गुस्से में अपना फ़ोन पकड़ लिया, लेकिन जब उसने देखा कि कॉल करने वाला कौन है तो उसने तुरंत जवाब देने से पहले मुस्कुरा दिया। हेलो सर, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जिस व्यक्ति से वह बात कर रहे थे वह राष्ट्रपति का एक सहयोगी था। मैं आपके साथ गोलमोल बातें नहीं करूंगा लेफ्टिनेंट। मैं चाहता हूं कि आप सेनेटर रेमन को मार डालें। कॉल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने ठंडे लहजे में कहा। लेफ्टिनेंट डोनिल की भौहें ऊपर उठ गईं जब उसने दूसरे पक्ष की बातें सुनी। सर, यह थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे परवाह नहीं अगर यह मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि आप उस बूढ़े कमीने को मार डालें, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्या आप समझ रहे हैं लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट डोनिल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उनकी आंखों में झिझक की झलक दिखाई दी। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम सेनेटर रेमन के साथ भी शामिल हो। अगर उसे नहीं मारा गया तो तुम्हारा करियर खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डोनिल, अगर तुम अभी भी अपना सिर बचाना चाहते हो तो तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें बताया गया है। लेफ्टिनेंट डोनिल ने गहरी सांस ली। हाँ सर, मैं ये करूंगा। अच्छा, मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। कॉल कटने के बाद डोनिल ने अचानक उठकर अपनी मेज पटक दी। लगता है मुझे उस बूढ़े आदमी को मार डालना चाहिए इससे पहले कि वह कुछ गलत कहे। उसने चेहरे पर एक काली नज़र डालते हुए कहा। डोनिल ने टेलीफोन पर एक नंबर डायल किया और जब कॉल कनेक्ट हुई तो उसने कहा, मेरे दफ्तर में आओ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। आदित्य को हाल ही में एक बॉडी एनहांसिंग सीरम मिला है और उसने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। उसे नहीं पता कि इसका उस पर कोई और असर होगा या नहीं, क्योंकि वह इसे एक बार पहले ही इस्तेमाल कर चुका था। मुझे ये काल को देना चाहिए। यह उसके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। आदित्य ने काल को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया और उसे सीरम दिया। ये सीरम तुम्हारे शरीर की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाएगा। हालांकि तुम करण जितने मजबूत नहीं होगे, लेकिन तुम औसत इंसान से कहीं ज़्यादा मजबूत होगे। आदित्य की बातें सुनकर काल दंग रह गया। ये चीज़ मेरी ताकत बढ़ा सकती है। उसे आदित्य की बातों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। उसका बॉस रहस्य से भरा हुआ था और ऐसी चीज़ें अब चौंकाने वाली नहीं थीं। बेशक, एक बार कोशिश करके देखोगे तो पता चल जाएगा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या इसके इस्तेमाल के बाद कोई दुष्प्रभाव हैं? काल ने सीरम का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तुम्हारा शरीर गर्म महसूस करेगा और तुम 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बेहोश रहोगे। इस दौरान तुम्हारे शरीर में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। आदित्य ये जानने के लिए उत्सुक था कि सीरम का इस्तेमाल करने के बाद काल में क्या बदलाव होंगे। अध्याय 73 शरीर को निखारने वाला सीरम फॉर्मूला। जब काल के शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे थे, आदित्य ने इलियट भाई बहनों से संपर्क किया। गुड इवनिंग मिस्टर सक्सेना, मैं आपको फ़ोन करने ही वाला था। मैंने सुना है कि वापस आते समय आपके विमान में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या आप लोग ठीक हैं? फ़ोन उठाने वाले का नाम फरहान अलाविया था। सब ठीक हैं, तुम्हें हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरे माता पिता कैसे हैं? आदित्य ने पूछा। सर और मैडम दोनों ठीक हैं। हम उन्हें गुप्त रूप से सुरक्षा दे रहे हैं। मिस जेड के आदमी भी हर समय उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। बॉस, जब आप पेरिस में थे तो हमें पता चला कि होटल के बाहर कुछ संदिग्ध लोग थे, लेकिन उन्हें पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया था। बॉस, वे लोग आपके सामान्य अपराधी नहीं लग रहे थे। क्या आपने हाल ही में किसी बड़े व्यक्ति को नाराज किया है? फ्लिन एक विदेशी था और वह अपनी बातों से साफ साफ बोलता था, लेकिन आदित्य को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक वे सक्षम लोग हैं, उन्हें उनकी जाति या लिंग की परवाह किए बिना अपने संरक्षण में लेने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम और क्लेमेंटाइन को फिलहाल मेरे माता पिता के साथ रहना चाहिए। जब मैं और आदमी जुटा लूंगा तो तुम्हारे लिए दूसरी व्यवस्थाएं करूंगा। आदित्य को अभी भी उन पर भरोसा नहीं था। हालांकि उन्होंने अपनी योग्यताएं दिखा दी थीं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि अभी भी बहुत संदिग्ध थी। हाँ बॉस, हम सर और मैडम की रक्षा करेंगे। आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्लिन ने जवाब दिया। अच्छा, अगर कुछ हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। अलविदा। आदित्य ने फ़ोन काट दिया। फिर उसने क्रिजिया को फ़ोन किया और उन्होंने होटल के मामलों के बारे में बात की। उसने उसे ये भी बताया कि वह उसे माज़दा मोटर के उत्पाद लॉन्च इवेंट के लिए टोक्यो में अपने साथ ले जाएगा। क्रिजिया से बात करने के बाद आदित्य ने काल की जांच की। हालांकि वह आदमी अभी भी बेहोश था। उसे जल्दी ही जाग जाना चाहिए। उसने काल को घूरते हुए कहा। स्पेशल फोर्स के पूर्व सदस्य में पहले से ही बदलाव थे। सबसे स्पष्ट बदलाव उसकी मांसपेशियों में था। वे पहले से ज्यादा उभरी हुई दिख रही थीं। 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद काल आखिरकार जाग गया। उफ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसने दर्द से कराहते हुए धीरे धीरे अपना शरीर ऊपर उठाया। फिर उसने अपने पीछे किसी को धीरे से हंसते हुए सुना। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि आदित्य उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था।
क्या आप अपने शरीर में परिवर्तन महसूस करते हैं? आदित्य ने पूछा। ये सुनकर काल ने अपनी भुजाओं को देखा। उसने अपने हाथों को कसते हुए अपने शरीर में ताकत महसूस की। उसे लगा कि वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। क्या ताकतवर दवा है? बॉस, मुझे लगता है कि मैं अब करण को हरा सकता हूँ, उसने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? उसके साथ एक मुकाबला करने के बारे में क्या ख्याल है? काल अभी भी करण से डरता था, लेकिन उसकी ताकत बढ़ने की वजह से वह और भी आश्वस्त हो गया। जरूर, उसने जवाब दिया। तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? एक ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे काल सिर से पैर तक कांप उठा। जब उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया तो उसने देखा कि करण अपने चेहरे पर एक शांत भाव के साथ अपनी गर्दन हिला रहा था। भाई, ये बस एक दोस्ताना झगड़ा है, गंभीर होने की कोई जरूरत नहीं है, काल ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य उन्हें काल की ताकत का परीक्षण करने के लिए जिम ले गया। जब उनका मुकाबला शुरू हुआ तो काल ने हमला करने की पहल की। वह अपने किक और मुक्कों से बहुत आक्रामक था, लेकिन करण ने उन्हें आसानी से रोक दिया। जब काल ने अपना सबसे मजबूत हमला किया तब भी करण पर कोई असर नहीं पड़ा। अंत में वह 4 मिनट से भी कम समय में करण से हार गया। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए, बुरा नहीं है। तुम 4 मिनट तक टिके रहे, तुमने बहुत सुधार किया है। आदित्य ने काल को अंगूठा दिखाया। काल ने आदित्य को घूरते हुए अपने चेहरे पर उभरी हुई गांठ को रगड़ा। बॉस, मुझे नहीं पता कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या मेरी तारीफ कर रहे हैं। वह खुद को नीचा दिखाते हुए हंसा। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। तुमने पहले ही बहुत बढ़िया काम किया है, मैं भी उस लड़के से हार जाता। करण की बनावट हमसे अलग है, उससे अपनी तुलना करने का कोई फायदा नहीं है। वह काल के सुधार से संतुष्ट था। वह पहले स्पेशल फोर्स का एक सामान्य सदस्य था, लेकिन काल की ताकत अब दुनिया के सबसे अच्छे लड़ाकों से तुलना की जा सकती थी। हालांकि उसके पास तकनीक की कमी थी, लेकिन उसकी शारीरिक क्षमताएं इसकी भरपाई कर सकती थीं। काल को उसकी बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। वह आदित्य के साथ पहले भी मुकाबला कर चुका था और वह जानता था कि उसका बॉस भी एक मजबूत योद्धा है। क्या बॉस भी करण को नहीं हरा सकता? इसके बारे में सोचना बंद करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगले कुछ दिनों में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। अगर तुम्हें अपने शरीर को पोषण देने के लिए कुछ चाहिए तो बस जिग्नेश को बता देना। मैं अब सोने जा रहा हूँ। आदित्य ने हाथ हिलाया और जिम से बाहर चला गया। अगले दिन आदित्य ने जागने के बाद अपना इनाम लिया। बधाई हो, आपने बॉडी एनहांसिंग सीरम बनाने का फॉर्मूला बता दिया है। आदित्य ने इनाम देखा तो खुशी से हंस दिया, लेकिन इनाम बनाने की विधि देखकर उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता होना चाहिए था कि इसे बनाना इतना आसान नहीं था। मुझे एक बड़ी प्रयोगशाला और कुशल शोधकर्ताओं और रसायनज्ञों के एक समूह की आवश्यकता है। आदित्य ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। फिर उसने बॉडी एनहांसिंग सीरम का फॉर्मूला रख दिया। आदित्य ने गर्म पानी से नहाया और हल्के वर्कआउट के लिए जिम जाने से पहले अपने जिम के कपड़े पहने। करण और फैजान रिजवी को दिनेश राणा के मुख्यालय के लिए निकलना चाहिए। उसने अपनी घड़ी पर समय देखते हुए बुदबुदाया। जब वह जिम में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि काल पहले से ही वहां मौजूद था। उसने बॉक्सिंग दस्ताने पहने हुए थे और अपनी बॉक्सिंग तकनीक का अभ्यास कर रहा था। उसका हर मुक्का ताकत से भरा हुआ था, जिससे पंचिंग बैग हिंसक रूप से हिल रहा था। तुम्हारे पास मुक्केबाजी की बहुत अच्छी तकनीक है, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहोगे? आदित्य ने मुक्केबाजी के रिंग में कूदते हुए कहा। बॉस, काल ने झुककर उनका अभिवादन किया। यहाँ आओ और मेरे साथ एक राउंड खेलो। आदित्य ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए काल को अपने पास आने का इशारा किया। काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है। अध्याय 74 घात और दिनेश राणा के ठिकाने पर हमला। फैजान रिजवी ने कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन और मकाती सिटी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उस स्थान पर ले गया जिसे दिनेश राणा का ठिकाना माना जाता था। करण भी उनके साथ था और वह इस समय पुलिस अधिकारियों में से एक के रूप में भेष में था। हालांकि वह अपनी भयावह ऊंचाई और मांसल शरीर के कारण बहुत ही विशिष्ट दिख रहा था। इस समय सभी पुलिस अधिकारी बुलेट प्रूफ कवच पहने हुए थे और उनके हाथ में एक एक राइफल थी। जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे थे, सभी के चेहरे गंभीर होते जा रहे थे। सर फैजान रिजवी, हम उस स्थान से कितनी दूर हैं? मकाती सिटी पुलिस स्टेशन के कप्तान जितेश गबयान ने वॉकी टॉकी पर पूछा। हम अभी हवेली से 2 किलोमीटर दूर हैं। सर जितेश, कृपया अपने आदमियों को तैयार रहने को कहिए, फैजान रिजवी ने जवाब दिया। रोजक, फैजान रिजवी को लगा कि इस बार छापा मारना आसान नहीं होगा, भले ही करण उनके साथ था। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि आगे खतरे हैं। अचानक उसे लगा कि कोई बड़ा हाथ उसके कंधे पर थपथपा रहा है। सर करण, उसने आश्चर्य से करण को देखा। हमारे लिए घात लगाए बैठे लोग हैं, सबको रुकने को कहो।
करण ने सख्त आवाज में कहा। हालांकि उसके यांत्रिक शरीर में उन्नत हथियार नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में थर्मल सेंसर लगे थे और वह देख सकता था कि 500 मीटर की दूरी पर दर्जनों लोग मौजूद हैं। क्या? फैजान रिजवी की बातें सुनकर उसका दिल ठंडा हो गया। फिर उसने वॉकी टॉकी पर चिल्लाते हुए कहा, सब लोग अपनी गाड़ियां रोक लो, आगे घात लगाकर हमला हो रहा है। उसकी बातें सुनकर पुलिस की सभी गाड़ियां रुक गईं। पुलिस अधिकारी सतर्क हो गए और तुरंत अपनी गाड़ियों से बाहर निकल आए। फैजान रिजवी और जितेश अपने आदमियों को जंगल में ले गए। वे कैविटी के एक ग्रामीण कस्बे मैरागोंडन में थे। ये जगह घने जंगलों और कृषि के लिए बनाई गई विशाल भूमि से भरी हुई थी। उनकी जानकारी के अनुसार दिनेश राणा का ठिकाना यहाँ मैरागोंडोन में एक गुप्त हवेली में था। सर फैजान रिजवी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? जितेश ने भौहें सिकुड़ते हुए फैजान रिजवी को देखा। फैजान रिजवी ने जवाब देते हुए गंभीरता दिखाए, मेरे लोगों को पता चल गया है कि आगे घात लगाए बैठे लोग हैं। अगर हम सीधे चलते तो उनके जाल में फंस जाते। सावधानी से चलते हैं। दिनेश राणा के आदमी इसी जंगल में छिपे हो सकते हैं। ये सुनकर जितेश का माथा ठनका और उसने अपने आदमियों को सतर्क रहने का आदेश दिया। फैजान रिजवी करण को घूर रहा था और वे जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसे करण की बातों पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। अचानक करण ने अपना हाथ उठाया। ये टीम के लिए रुकने का संकेत था। उसने अपनी राइफल उठाई और 3 गोलियां चलाईं। उसके हथियार में साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए ट्रिगर खींचने के बाद केवल हल्की सीसीटी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। संपर्क 12 बजे हैं। करण ने अपनी राइफल को दूसरी दिशा में निशाना बनाते हुए कहा। फिर उसने अपनी बंदूक से 2 बार फायर किया और अपना निशाना दूसरी दिशा में मोड़ दिया। अन्य पुलिस अधिकारी उसकी हरकतें देखकर दंग रह गए, लेकिन जब वे कुछ मीटर आगे बढ़े तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसके माथे पर गोली का घाव था। 14 दुश्मन खत्म हो गए। करण ने अपना हथियार फिर से लोड करते हुए कहा। इस समय अन्य पुलिस अधिकारी पहले से ही उसे आश्चर्य से देख रहे थे। यहाँ तक कि जितेश, जो अपने माधववाद के बारे में आश्वस्त था, वह भी करण की प्रशंसा करने लगा था। फैजान रिजवी को अब छापे की चिंता नहीं रही जब उसने करण को अपना कौशल दिखाते देखा, लेकिन उसे उससे डर भी लगा। उसने जो निशानेबाजी का हुनर दिखाया वह आम पुलिस अफसरों के बस की बात नहीं थी। उसे ये भी लगता था कि करण सेना के कुलीनों से भी ज्यादा हुनरमंद है। करण की भयंकर माधव विद्या के तहत घात लगाए बैठे दर्जनों लोग जल्द ही मारे गए। वे जवाबी हमला करने में भी सक्षम नहीं थे और वे सभी चुपचाप मारे गए। ये लोग बहुत आराम से रहते हैं, उन्हें हमारी मौजूदगी का पता भी नहीं चला। फैजान रिजवी ने एक मृत गुंडे के शव की जांच करते हुए कहा। इन लोगों के पास संचारक थे, लेकिन वे सब इससे पहले ही मर गए कि वे ये बता पाते कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। वे सभी एक ही गोली से मारे गए। फैजान रिजवी के अधीन वह व्यक्ति कौन है? जितेश ने मृतकों का निरीक्षण करते हुए आश्चर्य से कहा। कुछ ही देर बाद वे एक दीवार से घिरे महल के सामने पहुंचे। एक त्वरित निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि दीवारों के अंदर 6 मशीन गन लगे वाहन और स्वचालित राइफलों से लैस 30 से अधिक लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वे सतर्क हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खोज लिया है। मुझे मशीन गन के पीछे छिपे लोगों को मारने के लिए 5 सबसे अच्छे शूटरों की जरूरत है। करण ने अचानक आदेश दिया। उसकी बातें सुनकर किसी ने विरोध नहीं किया। वह पहले ही अपने आप को साबित कर चुका था और सभी पुलिस अधिकारी उसकी प्रशंसा भी करते थे और उससे डरते भी थे। यहाँ तक कि फैजान रिजवी और जितेश भी ऐसा ही महसूस करते थे। फैजान रिजवी, जितेश और 3 अन्य पुलिस अधिकारियों ने पहल की। करण ने उन्हें उनके लक्ष्य बताए। अपनी गोली रोको, मेरे इशारे का इंतजार करो। बाकी तुम लोग मेरे इशारे के बाद उन हथियारबंद लोगों पर गोली चलाओ। आग, स्वूश स्वूश स्वूश। मशीन गन के पीछे खड़े 6 लोग एक के बाद एक गिर पड़े। अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी हथियारबंद बदमाशों पर निशाना साधते हुए अपनी गोलियां चला दीं। पुलिस आ गई है, छिप जाओ, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ। वे कहाँ हैं? मेरा पैर, मुझे गोली लगी है, मेरी मदद करो। दिनेश राणा के अधीनस्थ उन पर चलाई जा रही गोलियों की बौछार से घबरा गए। 1 मिनट से भी कम समय में 10 से ज्यादा लोग खून से लथपथ हो गए। बाकी लोग किसी ठोस चीज के पीछे छिपने में कामयाब हो गए, लेकिन उनमें से ज्यादातर घायल हो गए। मुझे ढक दो, करण ने दीवार फांदते हुए रेडियो पर कहा। बैंग बैंग बैंग। बदमाशों ने तुरंत उसे देख लिया और उसकी दिशा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। करण फुर्ती से जमीन पर लौटने लगा और एक पुराने आम के पेड़ के पीछे कूद गया। बैंग बैंग बैंग। गोली चलाओ, उन गुंडों को सर करण को गोली मत चलाने दो, फैजान रिजवी चिल्लाया। पुलिस अधिकारियों ने अपनी राइफलों से उन बदमाशों पर गोली चला दी जो करण पर गोलियां चला रहे थे। गोलीबारी में अधिकाधिक गुंडे मारे गए तथा कुछ बदकिस्मत पुलिस अधिकारी भी गोली लगने से घायल हुए, लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं था।
अध्याय 75 पीछा करण ने अपनी राइफल से गोली चलाते हुए जमीन पर छलांग लगा दी। स्वूश स्वूश, उसकी सटीक फायरिंग में 2 बदमाश मारे गए। कोई भी गोली बर्बाद नहीं हुई और उसकी हर गोली ने एक आदमी की जान ले ली। करण ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना निडरता से हमला किया। आगे भागते समय उसने अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए अपने सिर को अपने बाएं हाथ से ढक लिया। कुछ गोलियां उसके शरीर पर लगीं, लेकिन वे उछलकर बाहर निकल गईं। क्या वह आदमी अभी भी इंसान है? उसे तुरंत मार डालो, उसे करीब मत आने दो। जब बदमाशों ने देखा कि उनकी गोलियां करण पर बेअसर साबित हो रही हैं तो वे घबरा गए। इसी समय दिनेश राणा हवेली से बाहर निकला। उसे 6 सुरक्षाकर्मियों ने घेर लिया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफलें भी थीं। वे हमारे घात से कैसे बच गए? दिनेश राणा चिल्लाया जब उसे बख्तरबंद वाहन की ओर ले जाया गया। उसे पता था कि पुलिस आएगी, इसलिए उसने दर्जनों लोगों को उन पर घात लगाने के लिए भेज दिया। उसे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि पुलिस ने इतना जाल बिछाने के बाद भी उसकी हवेली में घुसने में कामयाबी हासिल कर ली। बॉस, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमारे आदमी हमें भागने के लिए कुछ समय दे देंगे, एक अधीनस्थ ने बड़बड़ाया। मुझे पता है। दिनेश राणा बख्तरबंद गाड़ी में घुस गया। 4 और लोग अंदर घुसे और बाकी 2 लोग उन्हें कवर देने के लिए वहीं रुक गए। गाड़ी चलाना शुरू करो, दिनेश राणा ने थोड़ी चिंता के साथ चिल्लाकर कहा। ड्राइवर ने जल्दी से गैस दबा दी। वरूम वरूम, बॉस, उन्होंने निकास द्वार पर बैरिकेड लगा दिया है। ड्राइवर घबरा कर चिल्लाया। मत रोको। दिनेश राणा का चेहरा भद्दा था। इस बार उसने पुलिस को कम आंका था। बैंग बैंग बैंग, पुलिस की गोली लगने के बाद उनकी कार के शीशे पर दरारें आने लगीं। फिर भी वे किसी तरह बैरिकेड तोड़कर निकल गए। गेट को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई पुलिस की गाड़ियां दिनेश राणा की बख्तरबंद एसयूवी से टकराने के बाद हिंसक रूप से उछल गईं। उन्हें भागने मत दो, फैजान रिजवी सक्सेना ने भागते हुए वाहन की ओर अपनी राइफल तानते हुए कहा। बैंग बैंग बैंग, अरे! दिनेश राणा ने अपने सिर को अपनी बाहों से ढकते हुए मन ही मन कोसा। और तेज चलाओ। अचानक ड्राइवर ने देखा कि एक कार उनका पीछा कर रही है। बॉस, कोई हमारा पीछा कर रहा है। दिनेश राणा ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उनकी एक घुड़सवार गाड़ी उनके पीछे आ रही है। अरे, जल्दी से मुड़ो, वे मशीन गन का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें हमें मारने मत दो। मशीन गन के पीछे से करण ने शांति से दिनेश राणा की भागने वाली गाड़ी के टायरों पर निशाना साधा। उनका पीछा करो, उसने कार चला रहे फैजान रिजवी से कहा। समझ गया। फैजान रिजवी ने मुस्कुराते हुए कार की गति बढ़ा दी। जब वे रेंज में आ गए तो करण ने मशीन गन का ट्रिगर खींच दिया। रटाटाटाटाटाटा, रततत, बूम, वह टायरों से टकराने में कामयाब रहा, जिससे बख्तरबंद एसयूवी का संतुलन बिगड़ गया। एसयूवी ने ऊबड़-खाबड़ सेक्सनेट पर कई बार लुढ़कने के बाद चलना बंद कर दिया। एसयूवी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और यहां तक कि इसकी बुलेट प्रूफ विंडशील्ड भी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद टूट गई। मशीन गन ले लो, मैं उनकी गाड़ी की जांच करूंगा, करण ने फैजान रिजवी से कहा जब वह कार से बाहर कूदा। फिर उसने अपनी राइफल पकड़ी और सावधानी से उल्टी बख्तरबंद एसयूवी की ओर बढ़ा। वह बेहोश ड्राइवर को देख सकता था जो खून से लथपथ था। यात्री सीट पर एक व्यक्ति भी था जो रेंगते हुए बाहर निकल रहा था। मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए, सर करण, उन्हें मत मारो। उनके पास लक्ष्मण वर्मा के बारे में कुछ जानकारी हो सकती है, फैजान रिजवी ने रेडियो पर बताया। करण ने कार से बाहर रेंग रहे व्यक्ति को अपनी राइफल के बट से मारा। उफ! वह आदमी दर्द से कराह उठा। उसने अपने कपड़ों के नीचे से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन करण ने उसे तुरंत काबू में कर लिया। यहाँ आओ और इस व्यक्ति को हथकड़ी लगाओ, करण ने रेडियो पर बड़बड़ाया। आ रहा हूँ। फैजान रिजवी जल्दी से आगे बढ़ा और उस आदमी को हथकड़ी लगा दी। करण ने बेहोश ड्राइवर को खींचकर फैजान रिजवी की ओर फेंक दिया। टकराना। अचानक कार का दरवाजा खोला गया और बाकी लोग एसयूवी से बाहर निकले। उन्होंने करण पर पिस्तौल तान दी और उस पर गोलियां चला दीं। बैंग बैंग बैंग, करण ने उन लोगों पर गोलियां चलाते हुए खुद को जमीन में गाड़ दिया। बैंग बैंग, गोली लगने से 2 लोग गिर गए। केवल दिनेश राणा और एक अन्य बंदूकधारी बचा था। वे अपनी एसयूवी के पीछे छिप गए और अपनी पिस्तौलें फैजान रिजवी पर तान दी, जो हथकड़ी लगाए व्यक्ति को पकड़ रहा था। ये देखकर करण ने एसयूवी का दरवाजा पकड़ लिया और उसे दिनेश राणा और दूसरे व्यक्ति की ओर फेंक दिया। बैंग बैंग बैंग, अरे! ये कैसा इंसान है? दिनेश राणा करण की ताकत देखकर घबरा गया। वह असल में बख्तरबंद गाड़ी का दरवाजा खोलकर उन पर फेंक देने में कामयाब हो गया। यहाँ से चले जाओ, करण ने चौंके हुए फैजान रिजवी को चिल्लाते हुए कहा। फिर वह एसयूवी से ऊपर चढ़ा और दिनेश राणा के बगल में खड़े बंदूकधारी की कलाई पर गोली मार दी। बंदूकधारी ने मुंह बनाया और अपनी पिस्तौल गिरा दी। सदमे में आकर दिनेश राणा ने करण पर कई गोलियां चलाईं। धमाका, धमाका, धमाका।
धमाका! क्या उसकी गोलियां वास्तव में उस आदमी के शरीर से टकराकर वापस लौट गईं? दिनेश राणा ने डर से करण को देखा और जैसे ही वह भागने वाला था, करण ने उसके चेहरे पर मुक्का मार दिया। इसके बाद उन्होंने दिनेश राणा और बंदूकधारी को पकड़ लिया और उन्हें फैजान रिजवी के पास ले आए। फैजान रिजवी अवाक होकर करण को देखता रहा। पहले जो दृश्य हुआ था उसने उसकी दुनिया को उलट दिया था। ये बहुत ही चौंकाने वाला था। तुम दोनों को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है न? मुझे छोड़ दो और मैं तुम दोनों को उचित मुआवजा दूंगा। अगर तुम मुझे भागने दोगे तो मैं तुम दोनों को 10 मिलियन पैसा दे सकता हूँ। दिनेश राणा ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की क्योंकि वह जानता था कि सामान्य तरीकों से भागने का उसके पास कोई मौका नहीं था। फैजान रिजवी ने दिनेश राणा पर कटाक्ष किया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ तुमने किया उसके बाद हम तुम्हें भागने देंगे? सपने देखो, मूर्ख! दिनेश राणा ने फैजान रिजवी को घृणा से देखा, लेकिन जब उसने देखा कि करण उसे ठंडे नजरों से देख रहा है तो उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। चलो उन्हें वापस दूसरों के पास ले चलते हैं। आप उनसे बाद में पूछताछ कर सकते हैं। करण ने बेहोश पड़े 2 लोगों को पकड़ लिया और उन्हें मशीनगन लगी गाड़ी के पीछे फेंक दिया। ठीक है, फैजान रिजवी ने सिर हिलाया। हमारे पीछे आओ। अगर तुमने कोई मजाकिया हरकत की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसने दिनेश राणा और दूसरे व्यक्ति को चेतावनी दी। अध्याय 76। फैजान रिजवी की पदोन्नति। आदित्य को करण का फोन आया जिसमें कहा गया था कि दिनेश राणा को पहले ही पकड़ लिया गया है, लेकिन उसकी रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिससे आदित्य को संदेह हुआ। क्या तुमने बताया कि उन गुंडों ने तुम पर घात लगाने की कोशिश की थी? आदित्य ने धीमी आवाज में पूछा। ये सही है, लेकिन मैं बिना किसी नुकसान के उन्हें मारने में कामयाब रहा। करण ने जवाब दिया। ठीक है, अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। फैजान रिजवी को बाकी काम करने दो, आदित्य ने फोन काटने से पहले कहा। करण की रिपोर्ट से वह बता सकता था कि दिनेश राणा को छापे के बारे में सूचना मिली होगी और उसने पुलिस अधिकारियों पर घात लगाने की कोशिश की होगी। सौभाग्य से उसने फैजान रिजवी की सहायता के लिए करण को भेजा, अन्यथा वे पहले ही उस घात में मारे जा चुके होते। यह नहीं चलेगा। मैं अकेले करण पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे और लोगों की जरूरत है, आदित्य ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल में सैकड़ों लोग थे जो पुलिस और सेना से नहीं डरते थे। उनके सरकार और पुलिस से भी संबंध थे, इसलिए उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। अगर वह ड्रग कार्टेल को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था तो उसे अपनी सेना को खुद ही प्रशिक्षित करना था। केवल करण और काल पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। आदित्य ने काल की ओर सिर घुमाया और उससे कहा, काल, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाओ। बेहतर होगा कि वे सेना या पुलिस से हों। काल को उसकी बातों से थोड़ा आश्चर्य हुआ। सेना में मेरे कुछ दोस्त हैं, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कितने लोगों को आमंत्रित करना चाहते हो? आदित्य ने अपना हाथ उठाया। 5, काल ने संकोच से पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, मुझे 50 लोग चाहिए। ये सुनकर काल की आंखें चौड़ी हो गईं। 50 लोग? बॉस, मुझे मत बताओ कि तुम अपनी सेना को प्रशिक्षित करने की योजना बना रहे हो। ये सही है, आदित्य ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। बॉस, अगर सरकार को इस बारे में पता चल गया तो वे हम पर निगरानी रख सकती हैं। आपको इस बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। काल ने सोचा कि यह बहुत जोखिम भरा था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम लक्ष्मण वर्मा के आदमियों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम सेना पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि हमारे पास फैजान रिजवी का समर्थन है, लेकिन पुलिस में उसके पास ज्यादा अधिकार नहीं है। लक्ष्मण वर्मा के हम पर हमला करने से पहले हमें अपने आदमियों को प्रशिक्षित करना होगा। आदित्य जानता था कि यह निर्णय जोखिम भरा था और एक बार सरकार को पता चल गया कि वह एक बड़ी सेना को प्रशिक्षित कर रहा है तो वे निश्चित रूप से सेना भेजकर उसे हिरासत में ले लेंगे। काल चुपचाप सोचता रहा। वह पहले से ही आदित्य के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था और अब वह खुद को उससे अलग नहीं कर सकता था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद काल ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, मुझे 3 दिन दो, मैं तुम्हारे लिए 50 आदमी इकट्ठा करूंगा। ये सुनकर आदित्य के होठ ऊपर की ओर मुड़ गए। अच्छा। अगले दिन न्यूज चैनलों पर 2 चौंकाने वाली खबरें प्रसारित की गईं। पहली खबर दिनेश राणा की गिरफ्तारी की थी, जो लक्ष्मण वर्मा के सबसे बड़े गुर्गों में से एक था। मुझे लगता है कि आपको इस खबर पर एक नज़र डालनी चाहिए। कई लोग उसे हथकड़ी में देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हर कोई जानता है कि उसे पकड़ने के लिए कितनी बार पुलिस और सेना ने मिलकर काम किया, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे। छापेमारी का नेतृत्व करने वाले 2 नेताओं फैजान रिजवी और जितेश को उनके मिशन की सफलता के बाद पदोन्नति मिली। जितेश को पुलिस कार्यकारी मास्टर सार्जेंट के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि फैजान रिजवी को पुलिस लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया। उनके साथ आए पुलिस अधिकारियों को भी उच्च अधिकारियों से पुरस्कार मिले।
दूसरी खबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी और इसने सबको यह एहसास कराया कि पर्दे के पीछे कोई गुप्त हाथ सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। आज सुबह सुबह सेनेटर रेमन, जो पुलिस हिरासत में थे, अपनी कोठरी में बेहोश पाए गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार सेनेटर रेमन की मौत ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई। हालांकि कई लोगों का मानना था कि उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी। कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन के लेफ्टिनेंट डोनल और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कुछ अन्य पुलिस अधिकारियों को या तो पदोन्नत कर दिया गया या निलंबित कर दिया गया। लेफ्टिनेंट डोनल के पदोन्नत होने के बाद नव पदोन्नत पुलिस लेफ्टिनेंट फैजान रिजवी कमलापुरा सिटी पुलिस स्टेशन के नए प्रमुख बन गए। उन्होंने वास्तव में सेनेटर रेमन को मार डाला। खबर सुनकर आदित्य का दिल ठंडा हो गया। सेनेटर रेमन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसके पास लक्ष्मण वर्मा और उसके ड्रग कार्टेल के बारे में कुछ जानकारी हो सकती थी। अब जब वह मर चुका था तो एकमात्र विकल्प दिनेश राणा से पूछताछ करना था, जिसे हाल ही में पकड़ा गया था। हालांकि यह अभी भी अज्ञात था कि वह जांच में सहयोग करेगा या नहीं। आदित्य को संदेह था कि सेनेटर रेमन की मौत के लिए लेफ्टिनेंट डोनल जिम्मेदार थे, लेकिन उनके पास अपने संदेह को सही साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं था। उन्होंने मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से काम किया। उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। आदित्य ने फैजान रिजवी का नंबर डायल कर उसे कॉल किया। शुभ दोपहर लेफ्टिनेंट फैजान रिजवी। बधाई हो। कॉल कनेक्ट होने के बाद आदित्य ने कहा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, आपकी मदद के बिना शायद मुझे मैरागोंडन में ही दफना दिया जाता। कृपया सर करण को मेरा धन्यवाद बता दीजिए। फैजान रिजवी ने बहुत उत्साह से जवाब दिया। मैं उसे आपके शब्द भेज दूंगा। वैसे सेनेटर रेमन की मौत के बारे में आप क्या सोचते हैं? आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया और उसने विषय बदल दिया। आदित्य, मुझे लगता है कि तुम्हारा संदेह सही था। ऐसा लगता है कि चीफ वाकई लक्ष्मण वर्मा के ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ था। सेनेटर रेमन को मारना किसी के लिए असंभव है, जब तक कि कोई ऐसा न हो जिसने ऐसा होने दिया हो। हमने हाल ही में चीफ की हरकतों की जांच की, लेकिन उसने पहले ही उससे जुड़े सभी सबूत मिटा दिए थे। हालांकि हम उस व्यक्ति का पता लगाने में कामयाब रहे जिस पर हमें शक है कि उसने ही सेनेटर रेमन को जहर दिया था। फैजान रिजवी ने आदित्य को अपनी जांच से मिली सारी जानकारी बताई। सेनेटर को जहर दिया गया था। आदित्य ने भौहें सिकोड़ी। ये सही है, सेनेटर रेमन को जहर दिया गया था, लेकिन हमने मीडिया को बताया कि उनकी मौत अंगों के काम न करने की वजह से हुई, ताकि नागरिकों में दहशत न फैले। मुझे पता है कि यह गलत है, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। फैजान रिजवी ने आह भरी। इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बस मुझे बताइए कि क्या आपको उस व्यक्ति के बारे में कोई सुराग मिलता है जिसका आप पीछा कर रहे हैं? ठीक है, आदित्य ने फोन काट दिया। अगर पुलिस सेनेटर रेमन को जहर देने वाले संदिग्ध को पकड़ ले तो उन्हें अपराध के असली अपराधी तक पहुंचने के लिए कुछ सुराग मिल सकते हैं। अध्याय 77 महालिका का शस्त्र निगम। आदित्य को अचानक रहस्यमय ऐप से एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। आपके हस्तक्षेप के कारण महालिका में सर्वाधिक वांछित अपराधियों में से एक को पकड़ लिया गया। अब आप अपने पुरस्कारों का दावा कर सकते हैं। क्या आप अपने पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं? इनाम। आमतौर पर मुझे इन छिपे हुए मिशनों से केवल एक ही इनाम मिलता है। आदित्य ने खुद से कहा। हाँ, बधाई हो, आपने महालिका के शस्त्र निगम पर 100% स्वामित्व का दावा किया है। बधाई हो, आपने ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर ब्लूप्रिंट का दावा किया है। आदित्य को 2 इनाम मिले, जिन्हें पाकर वह आश्चर्यचकित रह गया। एक इनाम महालिका की सबसे बड़ी हथियार निर्माण कंपनी का था और दूसरा इनाम एक अत्यंत उन्नत हमलावर हेलीकॉप्टर का खाका था। महालिका के आर्म्स कॉर्पोरेशन की कीमत करीब $3.76 बिलियन थी। रहस्यमय ऐप से उसने जिन दूसरी कंपनियों के बारे में दावा किया था उनकी तुलना में ये बहुत ज्यादा नहीं थी। हालांकि महालिका में हथियारों की बिक्री और सैन्य सेवाओं का 90% से ज्यादा हिस्सा इसी कंपनी के पास है। देश के ज्यादातर हथियार और उपकरण भी इसी कंपनी ने बनाए थे। मैं इस कंपनी का उपयोग सेना से सहायता प्राप्त करने के लिए कर सकता हूँ। आदित्य अपने अध्ययन कक्ष में इधर उधर टहलते हुए इस बारे में सोच रहा था। इस ब्लूप्रिंट के लिए मुझे आश्चर्य है कि क्या महालिका का आर्म्स कॉर्पोरेशन इसे बना सकता है। ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर डराने वाला लग रहा था। जटिल आरेखों से वह पहले ही बता सकता था कि इस हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए उन्नत उपकरणों और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। रिंग रिंग रिंग। आदित्य ने फोन उठाया। हेलो, मैं आदित्य सक्सेना बोल रहा हूँ। नमस्ते श्री सक्सेना, मैं महालिका के शस्त्र निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी डिकॉय त्वाजोन हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास मेरे साथ स्थानांतरण प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए कुछ समय है। आज मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मुझे पता बताओ, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आदित्य ने तुरंत उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, हम यहां मिल सकते हैं। डिकोय से पता मिलने के बाद आदित्य ने फोन काट दिया और अपनी घड़ी पर समय देखा।
अभी भी उनकी मीटिंग में 1 घंटे से ज्यादा का समय था, लेकिन पता काफी दूर था, इसलिए उसे तुरंत निकलना था। चलो चलें, आदित्य ने करण से कहा। वे बख्तरबंद माजदा CX-90 में सवार हुए। दोपहर के 3 बज चुके थे और मनीला में यातायात बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्हें तय स्थान तक पहुंचने में 50 मिनट से ज्यादा समय लगा। वहां पहुंचने पर आदित्य ने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों का एक समूह खड़ा था। वे सख्त और कठोर दिख रहे थे, जिससे अन्य ग्राहक डर गए। जब उन्होंने आदित्य को गाड़ी से उतरते देखा तो एक 50 वर्षीय मध्यम आयु वर्ग के मजबूत व्यक्ति ने समूह का नेतृत्व करते हुए उनका अभिवादन किया। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। नमस्कार श्री सक्सेना, मुझे अंततः आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बहुत खुशी हुई। ये व्यक्ति वही व्यक्ति था जिससे उन्होंने फोन पर बात की थी, डिकॉय त्वाजोन। आप अवश्य ही मिस्टर त्वाजोन होंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। आदित्य ने उनसे हाथ मिलाया। डिकॉय त्वाजोन का बड़ा हाथ खुरदुरा था और मोटे मोटे कॉलर से भरा हुआ था। उसकी पकड़ मजबूत और गर्म थी। डिकॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने पहले ही हमारे खाने का ऑर्डर दे दिया है। ठीक है। आदित्य ने सिर हिलाया और उसके पीछे रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। करण भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चला गया। जैसे ही वे बैठे, डिकोय के एक अधीनस्थ ने आदित्य को एक भूरे रंग का लंबा लिफाफा दिया। मिस्टर सक्सेना, जिन दस्तावेजों पर आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, वे सभी उस लिफाफे में हैं। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। डिकोय ने उन्हें दस्तावेजों की बारीकियां समझाईं, जबकि आदित्य उन्हें पढ़ रहा था। सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद आदित्य ने लिफाफे में दस्तावेज भरकर डिकोय के अधीनस्थ को सौंप दिया। मिस्टर त्वाजोन, मैं जानना चाहता था कि क्या कंपनी के पास हमलावर हेलीकॉप्टर बनाने की क्षमता है? आदित्य ने डिकोय की ओर देखते हुए पूछा। डिकोय ने जवाब देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, हालांकि हम अमेरिका या रूस में बनने वाले उन्नत हमलावर हेलीकॉप्टरों की तरह नहीं बना सकते, फिर भी हमारी कंपनी के पास हमलावर हेलीकॉप्टरों के ब्लूप्रिंट हैं। वास्तव में सेना में लगभग 90% हमलावर हेलीकॉप्टर हमारी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। हमें इंडोनेशिया और मलेशिया से भी थोक खरीद मिली है, इसलिए आप हमारी उत्पादन क्षमताओं के बारे में निश्चिंत रह सकते हैं। क्या ऐसा है? मैं तुम्हें कुछ खास दिखाऊंगा। मुझे बताओ कि क्या कंपनी मेरे लिए एक बना सकती है। आदित्य ने ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर का ब्लूप्रिंट करण को सौंपते हुए कहा। इसके बाद करण डिकॉय के पास गया और उसे ब्लूप्रिंट थमा दिया। डिकॉय ने ब्लूप्रिंट खोला और जब उन्होंने हमलावर हेलीकॉप्टर के डिजाइन और विशेषताओं को देखा तो वे दंग रह गए। ये है वह ब्लूप्रिंट मेरे ही एक आदमी ने बनाया था। मैंने आपकी कंपनी इसलिए खरीदी थी क्योंकि यह ब्लूप्रिंट भी इसी ब्लूप्रिंट की वजह से था। मैं इस हमलावर हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए आपके उपकरण का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मिस्टर त्वाजोन, क्या आप इसे बनाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त हैं? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अहम। डिकोय ने आदित्य के चेहरे पर मुस्कान देखकर खांसी का नाटक किया। महारलिका के आर्म्स कॉर्पोरेशन की उत्पादन क्षमता एशिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। हालांकि ब्लूप्रिंट पर जो डिजाइन बनाया गया था वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। मिस्टर सक्सेना, अगर आप हमें ब्लूप्रिंट का अध्ययन करने के लिए कुछ समय दें। इससे पहले कि वह अपनी बात आगे बढ़ा पाता, आदित्य ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ब्लूप्रिंट देखा है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत पता होनी चाहिए। ये हमलावर हेलीकॉप्टर अंतर्राष्ट्रीय माध्यम के अन्य हेलीकॉप्टरों से भी अधिक उन्नत है। ये दूसरों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली भी है। बहुत से लोग इस ब्लूप्रिंट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मुझे इसे संभालते समय सावधानी बरतनी होगी। डिकॉय ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह आदित्य की बातों से सहमत था। मैं माफी चाहता हूँ मिस्टर सक्सेना, मैं बहुत जल्दबाजी में था। मैं आपको ब्लूप्रिंट का अध्ययन करने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन शोध में शामिल होने वाले सभी लोगों को एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी लीक होने से रोकने के लिए उन पर निगरानी भी रखी जाएगी। बेशक, इसके कुछ लाभ भी हैं। आदित्य ने ब्लूप्रिंट को संभालते समय सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। आप निश्चिंत रहिए मिस्टर सक्सेना, मैं इसे अच्छे से संभाल लूंगा। डिकॉय त्वाजोन ने आत्मविश्वास से कहा। अच्छा, मुझे उन शोधकर्ताओं की सूची भेजो जो इस परियोजना में शामिल होंगे। आदित्य को डिकॉय पर पूरा भरोसा नहीं था। हालांकि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति की तरह दिखता था, लेकिन आदित्य इतना मूर्ख नहीं था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति पर अपना पूरा भरोसा कर ले जिससे वह अभी मिला था। मैं इसे दिन के अंत से पहले आपको भेज दूंगा। डिकॉय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये प्रोजेक्ट कंपनी को मशहूर बना देगा। हालांकि अब वह कंपनी का मालिक नहीं था, फिर भी उसे इस बड़ी परियोजना का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हुआ। अध्याय 78 वैदेही आदित्य ने डिकोय को ब्लूप्रिंट नहीं दिया। उस व्यक्ति की पहचान अभी भी संदिग्ध थी और यह अज्ञात था कि क्या वह अपने दुश्मनों से जुड़ा था। डिकोय के साथ समझौता करने के बाद आदित्य रेस्तरां से चला गया।
जब वे विला में लौटे तो शाम के 6:48 बज चुके थे। काल अभी भी वहां नहीं था, लेकिन उसने आदित्य को अपने कार्य की प्रगति के बारे में बताया। रात करीब 11 बजे आदित्य को डिकॉय का एक ईमेल मिला। इसमें उन शोधकर्ताओं की सूची थी जो उस प्रोजेक्ट में शामिल होंगे जिसके बारे में उन्होंने पहले चर्चा की थी। आदित्य ने फैजान रिजवी को सूची दी और इन लोगों की जांच करने को कहा। आदित्य, ये लोग कौन हैं? तुम्हें उनकी जानकारी क्यों चाहिए? फैजान रिजवी ने उनसे सूची प्राप्त करने के बाद पूछा। अंकल फैजान रिजवी, ये लोग महारलिका के आर्म्स कॉर्पोरेशन के शोधकर्ता हैं। वे मेरे लिए एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट करेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई भी धूर्त व्यक्ति इस शोध में शामिल हो। आदित्य ने उन्हें ब्लैक ड्रैगन असॉल्ट हेलीकॉप्टर के बारे में नहीं बताया। ठीक है, मैं कल आपको उनकी जानकारी भेज दूंगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप अपने चाचा को अगले कुछ दिनों तक अच्छी नींद लेने देंगे। फैजान रिजवी ने मजाक में कहा। हाँ, जरूर, आदित्य ने फोन काट दिया। पुलिस के पास उन लोगों के बारे में जो जानकारी है वह सिर्फ सतही है, लेकिन महारलिका में कोई विश्वसनीय खुफिया एजेंसी न होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी खुद की खुफिया इकाई बनानी होगी। मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं। आदित्य ने अपने दिल में बड़बड़ाया। अब उसे एहसास हुआ कि अमीर बनना आसान नहीं है। उसे बहुत से लोगों से मिलना पड़ता था और उसके पास खुद के लिए भी ज्यादा समय नहीं था। अगले दिन आदित्य को फैजान रिजवी से शोधकर्ताओं की जानकारी मिली। उन्होंने जानकारी को अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया और दस्तावेज को अपनी हार्ड ड्राइव में कॉपी भी कर लिया। ये सब करने के बाद आदित्य ने अपना फोन उठाया और रहस्यमय ऐप पर नोटिफिकेशन चेक किया। बधाई हो, आपने उन्नत कृत्रिम जीवन रूप बनाने का एक मौका प्राप्त किया है। आदित्य ने इनाम देखकर दिल खोलकर हंसा। ये वास्तव में एक उन्नत कृत्रिम जीवन रूप बनाने का एक और मौका था। पिछली बार उसने करण को बनाया था क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसकी रक्षा कर सके। इस बार मुझे किस तरह का उन्नत कृत्रिम जीवन रूप बनाना चाहिए? आदित्य गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके पास पहले से ही करण, काल और इलियट भाई बहन योद्धा के रूप में मौजूद थे। उसे अभी जिस व्यक्ति की जरूरत थी वह तकनीक और अनुसंधान में अच्छा था। ये सोचते हुए आदित्य की आंखें चमक उठीं। ये सोचते हुए आदित्य ने अपने डिवाइस पर कैरेक्टर इंटरफेस को एडिट करना शुरू कर दिया। आदित्य ने 20 के दशक के आखिर में काले बालों वाली एशियाई विशेषताओं वाली महिला को डिजाइन किया था। उसके कंधे तक लंबे बाल और भूरी रंग की आंखें थीं। उसकी लंबाई 5-7 फीट थी और उसका शरीर सुडौल था। आदित्य ने जो बनाया था उसे देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। नहीं, वह इतनी सुंदर है कि अब वह इंसान नहीं लगती। ऐसा नहीं चलेगा। आदित्य ने उसकी सुंदरता को थोड़ा कम कर दिया। उसने उसके चेहरे पर कुछ छायां जोड़ दी और उसने उसके व्यक्तित्व को ठंडा और उदासीन भी बना दिया। इस बार वह अब अप्राकृतिक नहीं लग रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता अभी भी बेजोड़ थी। उसकी प्रतिभा और कौशल के लिए इंटरफेस उसे सब कुछ अधिकतम करने की अनुमति नहीं देता था, इसलिए उसे सावधानी से चुनना पड़ा। सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद उसने उसके सॉफ्टवेयर विकास, हैकिंग, इंजीनियरिंग आदि को अधिकतम कर दिया। आदित्य ने उसकी क्षमताओं में कुछ लड़ाई तकनीकें भी जोड़ीं। हालांकि वह करण जितनी अच्छी नहीं होगी, फिर भी वह कुलीन सैनिकों से बेहतर होगी। आदित्य ने ध्यान से सब कुछ जांचा और फिर क्रिएट बटन दबाया। जल्द ही उसके सामने एक धातु का संदूक दिखाई दिया। उसने उत्सुकता से ढक्कन खोला और अंदर एक खूबसूरत महिला को लेटा हुआ देखा। मुझे लगता है कि आपको इसे देखना चाहिए। औरत की पलकें फड़क उठीं और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मास्टर, उसने आदित्य की ओर उदासीनता से देखते हुए कहा। उसकी आवाज बारहमासी बर्फ की तरह ठंडी थी। अब से तुम्हारा नाम वैदेही होगा। अब से तुम मुझे बॉस कहकर बुलाना। आदित्य ने सुंदरी को देखकर मुस्कुराया। वैदेही सीधी बैठ गई और सिर हिलाया। पहले यहीं रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। आदित्य ने उससे दूर देखते हुए कहा। वह बहुत सुंदर थी और उसे ऐसा भी महसूस हुआ कि कुछ कठोर हो रहा है। मुझे उसे सुंदर नहीं बनाना चाहिए था, उसने मन ही मन बुदबुदाया। आदित्य ने तनुजा से कुछ कपड़े उधार लिए क्योंकि उसका फिगर वैदेही के सबसे करीब था। बॉस, आपको इनकी क्या जरूरत है? तनुजा ने संदेह से अपने बॉस से पूछा। कुछ नहीं, मैं इन्हें अपनी एक दोस्त को पहना दूंगा क्योंकि वह कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं लाए। आदित्य ने भागने से पहले जवाब दिया। तनुजा ने उसे सोच विचार कर देखा। क्या बॉस कोई औरत लेकर आए हैं? उसने खुद से ही पूछा। आदित्य अपने कमरे में वापस गया और कपड़े वैदेही को दे दिए। पहले ये पहनो, मैं तुम्हारे लिए और कपड़े खरीदने मॉल चलता हूँ, उसने बुदबुदाया। वैदेही ने कपड़े पकड़े और आदित्य के सामने पहन लिए। आदित्य की नाक से खून बह रहा था, लेकिन उसने तुरंत नजरें दूसरी ओर कर लीं। उसे डर था कि अगर वह देखता रहा तो कुछ गलत कर सकता है। क्या तुम्हारा काम हो गया? उसने पूछा। हाँ, आदित्य ने धीरे से अपना सिर घुमाया और देखा कि वैदेही ने कपड़े पहन लिए हैं। चलो चलें।
और इसलिए आदित्य ने पूरा दिन उसके साथ शॉपिंग में बिताया। वैदेही की खूबसूरती की वजह से वे सभी पुरुष जो उनके सामने आए वे उस पर मोहित हो गए। यहाँ तक कि वे लोग भी जिनकी पहले से ही गर्लफ्रेंड और पत्नी थी वे उसे चुपके से देखने लगे। अचानक आदित्य को काल का फोन आया। बॉस, मैंने पहले ही 50 आदमी इकट्ठा कर लिए हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें विला में ले आऊं? काल थका हुआ लग रहा था लेकिन उसकी आवाज में उत्साह का एक निशान था। ये सुनकर आदित्य की आंखें खुशी से चमक उठीं। अच्छा काम, जल्दी करो, उन्हें विला में ले आओ, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, उसने उत्सुकता से कहा। उसके पास पहले से ही महारलिका का शस्त्र निगम था, इसलिए उसे अब पर्याप्त हथियार और उपकरण होने की चिंता नहीं थी। उसके पास ब्रिजेश हांडा भी था जो उसे अंतर्राष्ट्रीय माध्यवेद से और अधिक उन्नत हथियार दे सकता था। हाँ बॉस, आदित्य ने वैदेही को घूरते हुए कहा। चलो वापस विला में चलते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम भी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा उपकरण बनाओ जो हमें आभासी वास्तविकता की दुनिया में ले जा सके। आदित्य अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए आभासी वास्तविकता की दुनिया का उपयोग करना चाहता था। अध्याय 79 उदार ग्रीटिंग उपहार। जब वे विला में लौटे तो आदित्य वैदेही को अपने अध्ययन कक्ष में ले आया। तुम्हें वर्चुअल रियलिटी के बारे में पता है न? वैदेही ने शांति से सिर हिलाया। हाँ। तो क्या तुम मेरे लिए भी एक बना सकती हो? आदित्य ने उत्सुकता से पूछा। अगर वह उसके लिए एक वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड बना सकती है तो वह इसका इस्तेमाल अपने लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कर सकता है। मैं ये कर सकती हूँ लेकिन सिस्टम बनाने में थोड़ा समय लगेगा। आप मुझसे किस तरह की आभासी दुनिया बनाना चाहते हैं? वैदेही ने भावशून्यता से पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप पृथ्वी की विशेषताओं को फिर से बनाएं, इसे जितना संभव हो उतना करीब बनाएं। वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप कुछ परिदृश्य बनाएं जहां हम अपने सैनिकों की युद्ध कौशल को प्रशिक्षित कर सकें। इसके अलावा, हालांकि आदित्य पहले अनभिज्ञ था, उसने वर्चुअल रियलिटी के बारे में कई फिल्में देखी थीं और वह जानना चाहता था कि क्या वे वास्तविक दुनिया में एक बना सकते हैं। मुझे सिस्टम बनाने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। हमें वर्चुअल वर्ल्ड के सिमुलेशन को सपोर्ट करने के लिए एक कैप्सूल की भी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि इसे बनाने में मुझे लगभग 20 दिन लगेंगे। वैदेही की योग्यताएं रिसर्च और इंजीनियरिंग से जुड़ी थीं, इसलिए ये काम उसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन चूंकि वह इस प्रोजेक्ट पर अकेली काम कर रही थी इसलिए उसे इसे पूरा करने में काफ़ी समय लगा। ठीक है, बस मुझे उन वस्तुओं की सूची दे दो जिनकी तुम्हें इस प्रोजेक्ट में ज़रूरत होगी या तुम इसे जिग्नेश को दे सकते हो। बस उसे कहो कि वह तुम्हारे लिए सभी वस्तुएं इकट्ठा कर ले। आदित्य जानता था कि यह कोई आसान काम नहीं था, इसलिए उसे धैर्य रखना था। वैदेही ने सिर हिलाया और चेहरे पर शांति का भाव लिए कमरे से बाहर चली गई। मुझे उसे उदासीन नहीं बनाना चाहिए था। आदित्य ने उसके चेहरे पर भाव देखकर जीभ चटकाए। आदित्य लिविंग रूम में गया और काल का इंतजार करने लगा। 30 मिनट से ज्यादा समय बाद आदित्य ने विला की ओर बढ़ती गाड़ियों की आवाज सुनी। आखिरकार वे यहाँ आ ही गए। वह अपनी सीट से उठकर मुस्कुराया। आदित्य ने माको को पहले ही बता दिया था कि वह अपने विला में 50 मेहमानों का स्वागत करेगा ताकि वे उन्हें क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर न रोकें। काल, हम किस तरह के व्यक्ति से मिल रहे हैं? केवल अमीर और शक्तिशाली लोग ही यहाँ जगह खरीद सकते हैं। मैंने तुम्हें किसी की इतनी प्रशंसा करते नहीं देखा। ये व्यक्ति अवश्य ही बहुत योग्य होगा। एक एक करके 50 लोग अपनी गाड़ियों से उतरे। उनके स्वभाव से यह पता चल रहा था कि वे सेना से हैं। आप लोग उसे जल्द ही देखेंगे। काल ने उनकी उत्सुक निगाहों को देखकर ठहाका लगाया। जब वे बातें कर रहे थे, अचानक मुख्य द्वार से कोई बाहर आया। यह विला का बटलर जिग्नेश था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नज़र डालनी चाहिए। आपका स्वागत है, सर काल, जिग्नेश ने काल की ओर मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने पीछे खड़े लोगों का विनम्रता से अभिवादन किया। सभी का लेक व्यू विला में स्वागत है। मैं जिग्नेश इवान हूँ, इस विला का बटलर। कृपया मेरे पीछे आएं, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। जिग्नेश उन्हें विला के पीछे खुली जगह पर ले गया जो हेलीकॉप्टर के पार्क होने के स्थान के पास ही थी। हर कोई उत्सुकता से आसपास के माहौल को देख रहा था और जब उन्होंने खुली जगह पर काले रंग का हेलीकॉप्टर खड़ा देखा तो सभी के चेहरे पर विस्मय की भावना थी। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि खुली जगह के बीच में 2 लोग खड़े थे और शांति से उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति रहस्यमयी आभा बिखेर रहा था, जबकि दूसरा एक भयानक जानवर जैसा था जो एक ऐसा दबाव दिखा रहा था जिसने उन्हें डरा दिया। बॉस, काल और जिग्नेश ने उस आदमी की ओर सिर झुकाया जिसके चेहरे पर रहस्य की झलक थी। जिग्नेश, कृपया हमारे मेहमानों के लिए तैयार किए गए उपहार ले आओ, आदित्य ने कहा। जब उसने काल से विला में 50 लोगों को आमंत्रित करने के लिए कहा तो उसने पहले से ही कुछ तैयारियां कर ली थीं। वह जानता था कि सेना से लोगों को काम पर रखना आसान नहीं होगा, इसलिए उसे उन्हें यह दिखाना था कि अगर वे उसके लिए काम करते हैं तो वह उन्हें अनगिनत लाभ दिला सकता है। हाँ बॉस, जिग्नेश ने सिर हिलाकर आदेश स्वीकार किया।
फिर वह विला में वापस चला गया। दोस्तों, मेरे विला में आने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि काल ने आपको मेरी पहचान के बारे में पहले ही बता दिया था या नहीं, लेकिन कृपया मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं आदित्य सक्सेना हूँ। आदित्य ने अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दिया। मिस्टर सक्सेना, आपने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? एक दुबला पतला आदमी जो लगभग 30 साल का लग रहा था, उसने अपनी बाहें क्रॉस करके पूछा। उसकी बाईं आंख पर पट्टी बंधी थी और उसने काली शर्ट और कैमोफ्लेज पैंट पहन रखी थी। आदित्य ने उस आदमी की तरफ देखा और गंभीर स्वर में जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे लिए काम करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, विला बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। मेरे साथ सिर्फ काल और करण हैं, लेकिन उनके लिए अकेले काम संभालना बहुत मुश्किल है। आप चाहते हैं कि मैं अंगरक्षक के रूप में काम करूं? आंख पर पट्टी बांधे हुए व्यक्ति ने व्यंग्य किया। वह महारलिका के विशेष बलों के कुलीन सैनिकों में से एक था। सेना छोड़ने से पहले वह आतंकवाद विरोधी दस्ते का कप्तान था। अगर उसने कर्नल के बेटे को नहीं भड़काया होता तो सेना में उसका भविष्य बहुत अच्छा होता। काल ने जब अपने दोस्त को अपने बॉस का अनादर करते देखा तो वह भौंचक्का रह गया। कुणाल, करण भी आगे बढ़ने वाला था, लेकिन आदित्य ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया मेरा बधाई उपहार स्वीकार करें। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जिग्नेश की ओर देखा जो 6 नौकरानियों के साथ लौटा था। वे काले ब्रीफकेस के साथ ट्रे कार्ट को धकेल रहे थे। कृपया हमारे मेहमानों को उपहार वितरित करें, आदित्य ने उनसे कहा। हाँ मालिक। जिग्नेश और नौकरानियों ने 50 लोगों को ब्रीफकेस सौंपे। उन्हें ब्रीफकेस देने के बाद वे बिना कुछ कहे चले गए। उन ब्रीफकेसों में 10-10 लाख पैसा हैं। आदित्य ने सिगरेट जलाते हुए कहा। क्या 10 मिलियन पैसा? उसकी उदारता से सभी दंग रह गए। यहाँ तक कि कुणाल भी हैरान था। जब वह सेना में कैप्टन था तब उसका मासिक वेतन केवल 60,000 पैसा था। इतना पैसा कमाने के लिए उसे 10 साल से ज्यादा काम करना पड़ा। अध्याय 80 सैनिकों की भर्ती। आदित्य के पीछे खड़े काल ने जब यह सुना तो वह लगभग अवाक रह गया। 10 मिलियन पैसा? मुझे बॉस से इतना भी नहीं मिला। नहीं, मुझे उससे कुछ ज्यादा कीमती चीज मिली, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जब वह उस सीरम के बारे में सोच रहा था जिसने उसकी शारीरिक क्षमताओं में काफी सुधार किया था। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। तुम्हारा मासिक वेतन 80,000 पैसा से शुरू होगा और ये तुम्हारे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ता रहेगा। इसके अलावा मैं तुम लोगों को रहने की जगह भी मुहैया कराऊंगा और तुम अपने परिवार को अपने साथ रहने के लिए ला सकते हो। और ये तो बस बुनियादी लाभ हैं। अगर तुम कोई काम पूरा करोगे तो मैं तुम्हें कुछ प्रोत्साहन भी दूंगा। तुम लोग क्या सोचते हो? आदित्य ने सबके चेहरों पर नजर डाली। मैं आपके लिए काम करूंगा मालिक। मैं भी आपके लिए काम करूंगा। मैं भी आपके पीछे चलने को तैयार हूं बॉस। उनमें से ज्यादातर ने तुरंत सहमति जताई और उसके प्रति अपनी निष्ठा की पेशकश की। आदित्य ने जो लाभ बताए वे कुछ ऐसे थे जो वे अपने जीवन में कभी नहीं कमा सकते थे। उनमें से कुणाल सहित 12 लोग हिचकिचाए। आप हमसे किस तरह का काम करवाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप हमें सिर्फ अंगरक्षक के तौर पर काम पर रखने के लिए इतना पैसा देंगे। पूछने वाला व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जो 40 के आसपास का था। उसने चश्मा पहना हुआ था और एक अनुभवी सैनिक के लिए वह दुबला पतला दिख रहा था। हालांकि वह काल द्वारा आमंत्रित 50 लोगों में से सबसे उच्च श्रेणी के सैनिकों में से एक था। वह एक मेजर था जो कुणाल से एक रैंक ऊपर था। ठीक है, तुम लोग केवल अंगरक्षक के रूप में काम नहीं करोगे, तुम मेरे सैनिकों के रूप में काम करोगे। आदित्य ने बड़बड़ाया। अगर नौकरी में निर्दोष लोगों की हत्या शामिल है तो मैं केवल सम्मानपूर्वक आपके प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता हूं। यह आकर्षक हो सकता है, लेकिन नागरिकों की हत्या मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। 50 के दशक के उत्तरार्ध में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बड़बड़ाया। वह 50 लोगों में सबसे उच्च श्रेणी का सैनिक था। वह एक विशेष बल ब्रिगेड का पूर्व कमांडर भी था और सेना में अपने समय के दौरान काल का प्रत्यक्ष वरिष्ठ कर्नल ग्रेगोरियो डी लियोन था। अपनी उन्नत उम्र के बावजूद वह अभी भी अपने 40वें वर्ष के किसी व्यक्ति की तरह दिखता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रेगोरियो अपने आहार और कसरत के साथ बहुत सख्त और अनुशासित था। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं निर्दोष लोगों को मारने की कोई योजना नहीं बना रहा हूं। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो मैंने हाल ही में एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति को भड़काया था और उसने कई बार मेरी जान लेने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि आप लोगों ने उसका नाम पहले ही सुन लिया होगा, लक्ष्मण वर्मा मंजानो। जब लोगों ने ये नाम उसके मुंह से सुना तो सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा दुश्मन असल में लक्ष्मण वर्मा मंजानो है। उस स्थिति में मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। अजीब बात यह है कि सबसे पहले बोलने वाला कुणाल था। जब उसने लक्ष्मण वर्मा का नाम लिया तो उसकी आंखें घृणा से भर गईं।
आदित्य इतना समझदार था कि उसने यह बात समझ ली और उसने अनुमान लगाया कि इस व्यक्ति को लक्ष्मण वर्मा से कोई दुश्मनी जरूर है। हा, ये सोचना कि वास्तव में कोई है जो उस पागल आदमी को उकसा सकता है। आपने मेरा सम्मान अर्जित किया है, मैं आपके लिए काम करने को भी तैयार हूँ, पूर्व कर्नल ग्रेगोरियो डी लियोन ने कहा। बाकी लोग हिचकिचा रहे थे, उनमें से सभी लक्ष्मण वर्मा के दुश्मन बनने को तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ आंतरिक संघर्षों के बाद उन्होंने भी आदित्य के लिए काम करने का फैसला किया। उसने जो लाभ बताए थे वे कुछ ऐसे थे जिन्हें वे छोड़ नहीं सकते थे। हालांकि इसमें कुछ गंभीर जोखिम शामिल थे, लेकिन सेना के पूर्व सदस्यों के रूप में वे अपने कौशल पर आश्वस्त थे। अच्छा, मुझ पर भरोसा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए विला के अंदर मेरे साथ आइए। आदित्य ने उन्हें विला के अंदर आमंत्रित किया। सभी लोग अच्छे मूड में थे और जब उन्होंने आदित्य द्वारा दिए गए ब्रीफकेस में ढेर सारी नकदी देखी तो उन्हें और भी खुशी हुई। जल्द ही आदित्य ने उन्हें उनके अनुबंध सौंप दिए और सभी ने उत्सुकता से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। सब लोग, बाद में कोई तुम्हारा नाप लेगा, ये तुम्हारी वर्दी के लिए है। हाँ बॉस। हाँ सर, मुझे लगता है कि आपको एक नज़र डालनी चाहिए। जी श्रीमान। उनमें से कुछ ने अभी भी पूर्व सैनिकों की आदतें बरकरार रखी थीं और उन्हें अपनी नई स्थिति के साथ समायोजित होने में कुछ समय लगेगा। जब कोई उनका माप ले रहा था, काल ने फुसफुसाकर उससे कहा, बॉस, क्या आप उन सभी का माप लेने के बारे में निश्चित हैं? जब तक वे मुझे धोखा नहीं देते, मैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। आदित्य ने उसे संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे पुरुषों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह इस बार बहुत ज्यादा चयनात्मक नहीं हो सकता था। इसके अलावा वैदेही द्वारा वर्चुअल वर्ल्ड पूरा करने के बाद उन्हें कुलीन वर्ग में प्रशिक्षित किया जा सकता था। आदित्य ने अपने नवनियुक्त सैनिकों से संक्षिप्त बातचीत की और शाम होने से पहले ही उन्हें रवाना कर दिया। भोजन कक्ष में काल, करण और वैदेही ने आदित्य के साथ मिलकर भोजन किया। बॉस, वह व्यक्ति कौन है? काल ने पूछा और चुपके से वैदेही की ओर देखा जो आदित्य के बगल में बैठी थी। मैंने एक नई महिला को काम पर रखा है, उसे कम मत आंको। हो सकता है कि वह ऐसी न दिखती हो, लेकिन मुझे लगता है कि वह तुमसे ज्यादा मजबूत है, आदित्य ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा। काल ने जब ये सुना तो वह हैरान रह गया। उसका बॉस मजाक करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी बातें यकीन करने लायक नहीं थीं। यह महिला कमजोर और दुर्बल दिखती है, क्या वह वाकई इतनी मजबूत है? उसने मन ही मन सोचा। बॉडी इन्हांसिंग सीरम का इंजेक्शन लगाने के बाद उसे अब अपने हुनर पर ज्यादा भरोसा था। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? आदित्य ने काल के चेहरे पर मुस्कान ला दी। बॉस, काल के पास कहने को शब्द नहीं थे। मैं बाद में तुम लोगों को एक छोटी सी बहस करने की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। आदित्य मुस्कुराया। वह मुझे नहीं हरा सकता, वैदेही ने अचानक कहा। तुमने क्या कहा? वैदेही के विश्वास भरे शब्दों को सुनकर काल की आंखें चमक उठीं। वैदेही ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और बुदबुदाई, तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसके अहंकार ने काल को लगभग क्रोधित कर दिया। अगर उसका सुंदर चेहरा न होता तो जब उसने ये शब्द कहे होते तो वह उसे मुक्का मार चुका होता। चलो देखते हैं कि क्या तुम बाद में भी यही शब्द बोल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नरमी नहीं बरतूंगा क्योंकि तुम एक औरत हो। वह आदित्य को यह साबित करना चाहता था कि उसकी ताकत करण से कम नहीं है। वैदेही ने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। आदित्य ने उनके बीच हुई मौखिक मुठभेड़ को देखकर बस मुस्कुरा दिया। सच तो यह है कि वह भी वैदेही की युद्ध क्षमता की सीमा देखना चाहता था।